बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा डीएलडी का लेक्चर है वो है फुल एडर। लास्ट टाइम जो है वो हमने हाफ एडर को देखा था कि हाफ एडर में जो है वो हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं हाफ एडर को। और लास्ट लेक्चर में हमने जो डिज़ाइनिंग स्टेप देखे थे कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के, उन स्टेप्स को फॉलो करके जो है वो हमने हाफ एडर को डिज़ाइन किया था। लास्ट लेक्चर में ये आपको बताया था कि एडर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हाफ एडर और दूसरे होते हैं फुल एडर। तो आज जो है वो हमने फुल एडर्स को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना लेक्चर विच इज़ फुल एडर। और फुल एडर हम क्यों बनाते हैं? अब लास्ट टाइम जो है वो हमने देखा था कि हाफ एडर जो है वो आपके दो सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए होता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास 1+1 है तो सिंपल आपको पता है कि बाइनरी एडिशन में इसका जो आंसर है वो क्या होता है जी, 1+1 का 0 विद कैरी 1। अब जो कैरी है वो फुल एडर में जो है वो ऐड नहीं हम कर सकते सॉरी हाफ एडर में। तो ये जो है इसकी लिमिटेशन है कि हाफ एडर में जो है हमारे पास अगर कोई कैरी आता है तो वो हम जो है वो नेक्स्ट की, आपको पता है कि नेक्स्ट की वो क्या बन जाती है, इनपुट बन जाती है। लेट्स सपोज अगर आपके पास है इस तरह से कोई नंबर है 1+1 1 और दूसरा है 1 तो ये जो फर्स्ट 1 को हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, 0 विद कैरी 1। अब ये जो कैरी गया है ये नेक्स्ट वाले की इनपुट बन जाएगी। ठीक है, तो हाफ एडर जो है वो इसमें लिमिटेशन है कि जो कैरी है वो नेक्स्ट में ऐड नहीं होता। इसके लिए जो है वो हम फुल एडर डिज़ाइन करते हैं कि जिसमें जो है वो आपके कैरी को भी हम जो इनपुट करवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी फुल एडर। तो full adder is a arithmetic logic circuit designed to add two single bit numbers with a carry। हाँ जी, इसमें जो है सिर्फ एक ही चीज़ एडिशन है कि ये कैरी को भी जो है ये ऐड करता है। तो यही बस डिफरेंस है फुल एडर और हाफ एडर में। हाफ एडर में जो है वो हम कैरी को ऐड नहीं कर सकते, फुल एडर में जो है वो हम कैरी को भी ऐड कर सकते हैं। इसकी ब्लॉक डायग्राम है जी। ब्लॉक डायग्राम में जो है हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, और ये जो तीसरी है सी इन, ये है सी स्टैंड्स फॉर कैरी और आई एन स्टैंड्स फॉर इनपुट। के हमारे पास जो है इसमें कैरी को भी जो है वो हमने कंपनसेट करना होता है, ऐड करना होता है, तो वो कैरी जो है वो हमारी इनपुट बन जाती है। तो इसको हमने नाम दे दिया सी इन का। फिर जो है इसमें आउटपुट जो है वो कौन सी निकलेंगी, एक तो सम ही होगा, एस स्टैंड्स फॉर सम, और एक होगा सी आउट। अब ये सी, इसको सी स्टैंड्स फॉर कैरी और ओ यू टी जो है वो हमने आउटपुट के लिए मेंशन किया ताकि इस सी से सी इन और सी आउट जो है वो थोड़े से डिफ्रेंशिएट हो जाएं, क्योंकि इस केस में सी इन जो है ये इनपुट के लिए है और सी आउट जो है ये कैरी आउटपुट के लिए, जो हमारे पास फाइनल आउटपुट में कैरी आएगी। ठीक है जी, तो ये जो है उसकी ब्लॉक डायग्राम है। अच्छा, अब हमने इसको डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइनिंग स्टेप अगर आपको याद हो उसको भी हम साथ में देखेंगे, रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट डिज़ाइनिंग स्टेप क्या था कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है, या प्रॉब्लम आपकी क्या है कि हमने एक फुल एडर डिज़ाइन करना है जो कि कैरी को भी ऐड करे। तो ये जो है हमारी क्या है, प्रॉब्लम डेफिनेशन है। सेकंड स्टेप में क्या होता है जी, प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद हम उसके इनपुट और आउटपुट को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, डिटरमिन करते हैं। तो हमने इनपुट भी देख लिया, हमारे पास इस केस में 3 इनपुट्स होंगी, ए बी और ये कैरी भी, कैरी इन, सी इन भी जो है वो हमारी इनपुट होगी। और आउटपुट कितनी होंगी, एस सम और सी आउट, दो जो है वो हमारे पास आउटपुट्स होंगी। तो हमने इनपुट्स भी डिफाइन कर लिए हैं, 3 हमारे पास इनपुट्स हैं और आउटपुट कितनी है जी, 2 हमारे पास जो है वो आउटपुट्स हैं।
तो ये हमारा था सेकंड स्टेप डिज़ाइनिंग ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का। थर्ड स्टेप क्या होता है जी? थर्ड स्टेप में हमने कोई असाइन करने होते हैं लेटर्स या जो है कोई नंबर्स या सिंबल्स, ताकि आपको याद दहानी रहे। जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स, उनको हमने कोई लेटर्स वगैरह असाइन करने होते हैं। तो इनपुट को जो है वो मैंने ए, बी और सी इन ये लेटर्स असाइन कर दिए हैं, और आउटपुट को एस और सी आउट। एस स्टैंड्स फॉर सम और सी आउट स्टैंड्स फॉर कैरी फॉर आउटपुट। तो ये जो है हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी हमने कर लिया है। उसके बाद इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया कि इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं और आउटपुट वेरिएबल्स कितने हैं। और फिर हमने जो है कोई लेटर्स भी असाइन कर दिए हैं अपने इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स को। फिर जो फोर्थ स्टेप होता है हमारा ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करना होता है हमने। ठीक है जी। तो ट्रूथ टेबल जो है वो कैसे डिज़ाइन होगा? ट्रूथ टेबल आपका डिज़ाइन होगा, आपकी इनपुट से आपको पता चलेगा कि कितने वेरिएबल्स के जो है वो आपको ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करना है। तो कितनी इनपुट्स है जी? 3 इनपुट्स हैं। तो 2⁻³ इज इक्वल टू 8 जो आपने ट्रूथ टेबल के पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगे। तो ये हम पहले जब हम ट्रूथ टेबल का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हम बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ट्रूथ टेबल हमने डिज़ाइन भी किए हैं, और हम देख के भी आए हैं कि हम किस तरह से ट्रूथ टेबल के जो है वो पॉसिबल कम्बिनेशंस बनाते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो तीन इनपुट वेरिएबल्स हैं ए, बी और सी इन। तो 2⁻³ इज इक्वल टू 8 पॉसिबल कम्बिनेशन जो हैं वो हमारे पास इस ट्रूथ टेबल में बनेंगे। तो 8 जो है वो पॉसिबल कम्बिनेशन क्या है? पहला कम्बिनेशन है 0 0 0, सेकेंड कम्बिनेशन है 0 0 1, थर्ड कम्बिनेशन है 0 1 0, फोर्थ कम्बिनेशन है 0 1 1, फिफ्थ कम्बिनेशन है 1 0 0, सिक्स्थ कम्बिनेशन है 1 0 1, सेवन्थ कम्बिनेशन है 1 1 0 और एट्थ कॉम्बिनेशन है 1 1 1। ये भी आपको जो है वो मैंने ट्रूथ टेबल जब बनाया था इसका शॉर्टकट मेथड या इसका बड़ा क्लियर मेथड जो है वो आपको समझाया था कि हम किस तरह से सीक्वेंस वाइज जो है वो हम ट्रूथ टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, और उससे बिल्कुल जो है वो सीक्वेंस वाइज आपके इसी तरीके से जो है वो आपका ट्रूथ टेबल डिज़ाइन होता है। अब हमने इनपुट तो ट्रूथ टेबल के हम लिख लेते हैं, तो फिर हमें जो है इसकी आउटपुट भी फाइंड करनी होती है। आउटपुट जो है वो आपके आउटपुट वेरिएबल जो है वो दो ही हैं, एक है सम और दूसरा है सी आउट, कैरी फॉर दी आउटपुट। तो हम देखेंगे तो ये जो है वो हमारे पास सम वाला कॉलम किस तरह आएगा और कैरी वाला कॉलम किस तरह आएगा। तो 0 + 0 को अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। और 0 + 0 को दोबारा हम इसमें ऐड करें तो हमारे पास सम भी 0 आता है और कैरी भी हमारे पास जनरेट नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों 0 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट जो कम्बिनेशन है 0 + 0, इसको ऐड करने से आंसर क्या आता है? 0। बाइनरी एडिशन आपको पता ही है। और 0 + 1, 0 + 1 करने से हमारे पास सम तो 1 आता है लेकिन कोई कैरी इस केस में जनरेट नहीं होता, तो इधर 0 आ जाएगा और सम के कॉलम में 1 आ जाएगा फॉर दी सेकेंड कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन को देखते हैं जी। 0 + 1, इसका सम जो है वो 1 आता है, और 1 + 0 1, 1 + 0 जो है वो 1 ही होता है, तो इसका सम क्या बनेगा? 1 बनेगा और कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा, तो ये जो है वो हमारे पास कैरी वाले कॉलम में 0 आ जाएगा। अच्छा जी, इसको अगर 0 + 1 करें तो आंसर 1। तो 1 + 1 अगर हम करें तो ये आपने बाइनरी एडिशन में देखा था कि 1 + 1 करने से सम जो है वो 0 आता है और एक कैरी जनरेट होता है, तो कैरी के केस में जो है वो 1 आ जाएगा, सम जो है वो सम जो है वो क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट जो है 1 + 0 1, 1 + 0 1, तो इस केस में कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा, सम के कॉलम में 1 आ जाएगा और कैरी जो है वो कोई जनरेट नहीं हो रहा, तो इस केस में 0 आ जाएगा। 1 + 0 1, 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है जी?
0 विद कैरी 1, तो 0 यहाँ पे सम में आ जाएगा और 1 जो है वो कैरी पे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है 1 + 1, ये होता है जी 0 विद कैरी 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्योंकि आगे 0 है, तो ये एज इट इज आ जाएगा कि आपके पास सम 0 एंड कैरी जो है वो हमारे पास कोई एक जनरेट होगा, क्योंकि 1 + 1 जो है वो आप पढ़ चुके हैं बाइनरी एडिशन में। 1 + 1 क्या होता है जी 0 विद कैरी 1। इसी तरह 1 को भी हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि 1 + 1 + 1 अगर हम करें तो हमारे पास सम भी 1 आता है और कैरी भी जो है वो 1 जनरेट होता है, यानी कि हमारे पास सम 1 विद कैरी 1। तो इस केस में, लास्ट केस में जो है वो हमारे पास दोनों सम के कॉलम में भी 1 आएगा और कैरी के कॉलम में भी जो है वो 1 आएगा, क्योंकि इसमें दोनों सम पे भी 1 जनरेट हो रहा है, और क्योंकि ये जो आपका कॉम्बिनेशन है वो 1 है, 1 + 1 + 1, और बाइनरी एडिशन में 1 + 1 + 1 करने से हमारे पास जो है वो सम भी 1 आता है और कैरी भी जो है वो 1 जनरेट होता है। तो दोनों कॉलम में जो है वो हमारे पास 1 1 आएगा। आई होप कि आपको जो है ये ट्रूथ टेबल जो है वो समझ आ गया होगा। हमने पहले देखना है कि कितने कॉम्बिनेशंस वाला ट्रूथ टेबल बनता है, तो वो हम कॉम्बिनेशंस कैसे फाइंड करेंगे। 2⁻3, ये 3 कहाँ से आया है? 3 जो है वो इसके इनपुट वेरिएबल्स हैं, इनपुट वेरिएबल्स 3 हैं। तो 2⁻3 = 8, तो 8 कॉम्बिनेशंस वाला जो है वो हम ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करेंगे, और इसकी आउटपुट भी जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। उसका तरीका भी जो है वो आपको बताया कि एस वाला कॉलम किस तरह से फिल करना है और कैरी वाला कॉलम जो है वो किस तरह से फिल करना है। तो ये ट्रूथ टेबल भी हमने डिज़ाइन कर लिया। तो अभी तक जो है वो आपके 4 स्टेप्स जो हैं वो हमने कर लिए हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आप जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, उसमें कितने वेरिएबल्स जो हैं इनपुट के लिए होंगे और क्या क्या जो है वो आउटपुट्स होंगी। इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी हमने कर लिया, देख लिया कि किस तरह से हम जो है वो 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं और 2 जो है वो हमारे पास आउटपुट वेरिएबल्स हैं। फिर जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि कोई लेटर या कोई सिंबल्स असाइन करते हैं आपके इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल्स के लिए, ताकि जो है हम उसको इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकें, उसको जो है वो हम इजीली उसको याद रख सकें। फिर फोर्थ वन जो है ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करते हैं, जो भी आपकी इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी जो फंक्शनैलिटी बन रही होती है उसकी बेसिस पे जो है वो हम ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करते हैं। फिर फिफ्थ स्टेप अब स्टार्ट करना है। फिफ्थ स्टेप जो है वो हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालने का है, जो कि के मैप से हम निकालते हैं। तो फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, विच इज़ सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप।